जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल आपको होम असाइनमेंट दी गई थी, उस होम असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे हम प्रपोजल के एसेंशियल्स हमने कवर किए थे। उसमें लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव लास्ट एक कंसेप्ट रह गया था हमारा इन्विटेशन वाला, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद लैप्स और रेवोकेशन ऑफ ऑफर डिस्कस करेंगे, यानी वो कौन सी सिचुएशन है जिनमें एक ऑफ़र जो किसी पर्सन को हम करते हैं वो ख़त्म हो जाती है, रिवोक हो जाती है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए, आपको कल होम असाइनमेंट दी गई थी, कितने स्टूडेंट्स ने होम असाइनमेंट की है? हाथ उठाइए ज़रा, शाबाश। और होम असाइनमेंट चेक हो गई आपकी? शाबाश। अब इसमें सबसे पहले प्रीवियस कंसेप्ट में अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जो कंसेप्ट है, क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चंस की अभी मैं डिस्कशन आपके साथ शेयर करूंगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। शाबाश। किसी भी कंसेप्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब क्लियर है, सब ठीक है, पक्का? एक क्वेश्चन भी नहीं आपका? नहीं, ऐसे तो नहीं चलना। कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो पूछने पड़ेंगे आपको। जब तक 2-3 क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्लास आगे नहीं चलेंगे। जी शाबाश। जी जी सर, अगर ये ना हो तो एसेंशियली वो ऑफर होती नहीं वैलिड। हाँ जी। इसेंशियल्स ऑफ ऑफर में हमने जितने भी इसेंशियल स्टडी किए हैं, स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है, जैसे उनमें एक इसेंशियल है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अगर वो इसेंशियल्स ना हो तो क्या वो ऑफर होगी ही नहीं? यानी अगर एक भी इसेंशियल मिसिंग हो, कभी हम इसेंशियल पढ़ेंगे 4-5 होंगे, कभी 7-8 होंगे। अगर इसेंशियल का रूल क्या है, अगर एक भी इसेंशियल मिसिंग हो तो याद रखें वो कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता। एसेंशियल्स ऑफ ऑफर के सारे एसेंशियल्स होना जरूरी है। अगर किसी भी केस स्टडी में, किसी भी क्वेश्चन में वो आपको बताता है कि एक एसेंशियल मिसिंग है, तो वो फिर वैलिड ऑफर नहीं होगी। वो वैलिड ऑफर नहीं है तो इसका मतलब है उसकी एक्सेप्टेंस भी वैलिड नहीं होगी। सर, लेकिन जो सोशल एग्रीमेंट्स हैं उनमें जाहिर सी बात है पहले ऑफर की। हाँ जी, जो सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें इंटेंशन वो नॉर्मली वैलिड ऑफर नहीं होते। रीजन क्या होती है उसकी? क्योंकि उसमें पार्टीज की इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती। जैसे आपका कोई फैमिली मेंबर अगर आपको कोई गिफ्ट देने का वादा करे फॉर एग्जांपल, और अगर वो गिफ्ट नहीं देता, तो क्या आपके जहन में ये इरादा होता है कि आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे? कभी नहीं इरादा होता। इसीलिए इस तरह के एग्रीमेंट्स जो सोशल नेचर के होते हैं, डोमेस्टिक हैं या रिलीजियस हैं, जैसे किसी मस्जिद में कोई चंदा देने का एग्रीमेंट कर देना, इनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप पार्टीज की नहीं होती, वैलिड ऑफर नहीं होता। हाँ, लेकिन हो सकती है, अमूमी होती नहीं है, लेकिन हो सकती है। कैसे हो सकती है? अगर वो एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में करवा लिया जाए, अगर उसको कहीं पे हो सके तो रजिस्टर करवा लिया जाए। अगर उन एग्रीमेंट्स को रिटन और रजिस्टर करवा लिया जाए तो आपका उस एग्रीमेंट को रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करवाना, किसी के पास रजिस्टर करवाना, इस बात का सबूत है कि अगर पार्टी अब मुकरी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। फिर वो वैलिड ऑफर और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जैसे अगर दो भाई वैसे कोई आपस में एग्रीमेंट करें खाने पीने का फॉर एग्जांपल, इसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट करें या एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट करने का एग्रीमेंट करें, तो वो एग्रीमेंट रिटन करवाया जाता है, उसको रजिस्टर भी करवाया जाता है। वो एग्रीमेंट जो है, अगर कोई एक पार्टी बैकआउट करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इसमें आपकी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? कंडीशनल ऑफर जो है ये तो नहीं जरूरी किसी भी प्रेजेंट हो हर ऑफर के अंदर। हाँ, एक एसेंशियल है कि ऑफर में बी कंडीशनल या ऑफर में बी वो उसमें ये कहता है कि आप अगर चाहें तो ऑफर के साथ कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऑफर के साथ कंडीशंस ऐड, लेकिन लाजमी नहीं है, वो मर्जी है, चाहे ऑफर के साथ कंडीशन ऐड करें चाहे ना करें। और अगर ऑफर के साथ हम कंडीशन ऐड करते हैं तो क्या दूसरी पार्टी ऑफर को एक्सेप्ट करेगी? तो विद कंडीशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा या विदाउट कंडीशन? विद कंडीशन। ऑफर को एज इट इज एक्सेप्ट करना होता है, उसे विद कंडीशन एक्सेप्ट करना। ठीक है। अच्छा, ये कंडीशंस की कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप मुझे
कि ऑफर के साथ अगर कोई कंडीशन, किस केस में क्या हो सकती है इसकी एग्जांपल? कोई खुद से जी। हाँ, स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो सकता है कि जैसे हम आपको ये घर फॉर एग्जांपल 20 लाख में बेचने को तैयार है, शर्त ये है कि आपने पेमेंट 30 दिन के अंदर अंदर करनी है। कंडीशनल ऑफर हो गई। कंडीशन टाइम की भी हो सकती है, कंडीशन टाइम के अलावा किसी और चीज की भी हो सकती है कि जी हाँ जी बिल्कुल, कि अगर हम एग्रीमेंट करें कि हम आपसे ये रॉ मटेरियल खरीदेंगे अपने बिजनेस के लिए, शर्त ये है कि हमारी जो इंटरनल एक्सपर्ट्स की टीम है वो इसको चेक करे और इसकी क्वालिटी ओके होने का सर्टिफिकेट दे। अब ये हमने बाइंग एग्रीमेंट किया जरूर है, लेकिन इसके साथ कंडीशन ऐड कर दी। क्या कंडीशन ऐड कर दी? कि हमारी जो इंटरनल टीम है इंजीनियर्स की या जो भी एक्सपर्ट है, वो रॉ मटेरियल को चेक करेंगे, अगर क्वालिटी वाला हुआ तो फिर एक्सेप्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये कंडीशन ऐड हो गई। इसका मतलब है अब ऐसा नहीं है कि वो जो भी माल हमें सप्लाई करेगा हमें वो खरीदना ही पड़ेगा, नहीं, हम देखेंगे जो जो हमारी कंडीशन को पूरा करता है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, बाकी वाले मटेरियल को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कंडीशन ये हो सकती है, ठीक है। आप ऑफर के साथ कंडीशंस को अटैच कर सकते हैं। शाबाश। अच्छा, हमने किसी को क्वेश्चन किया बच्चे का, हमने किसी को ऑफर दी, उसने आगे से हमें काउंटर ऑफर दे दी। हमने कहा 1000, उसने कहा 500। अब काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो जाती है। अब 1000 वाली ऑफर दुनिया में कहीं पे मौजूद नहीं है, वो कैंसिल हो चुकी है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम 500 को ना करते हैं और दूसरी पार्टी कहती है अच्छा चलो 1000 में चीजें दे दो, तो हम कहेंगे भाई अब 1000 वाली ऑप्शन भी नहीं, वो कैंसिल हो गई। लेकिन अगर हम चाहें तो 1000 वाली ऑफर उसे दोबारा कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, या उसने जो ऑफर किया उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो काउंटर ऑफर होती है उससे ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो जाती है। अब काउंटर ऑफर ही ऑफर बन गई, आप चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर लें और चाहे तो उसको रिजेक्ट कर लें। काउंटर ऑफर का मतलब ये समझा जाता है कि ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट किया है, दूसरे बंदे को ओरिजिनल ऑफर मंजूर नहीं है, इसीलिए तो उसने आगे दूसरी ऑफर दी है। काउंटर ऑफर ऐसा होता है जैसे रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। वो रिजेक्शन है तो अगली बात की है ना उसने, वरना तो पिछली ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता। क्लियर हुई ये बात जी? क्या एसेंशियल्स एक से ज्यादा भी मिसिंग हो सकते हैं किसी केस स्टडी में? इसका जवाब है यस। इसका जवाब है यस। आपने कोशिश करनी है सीखते हुए कि अगर एक से ज्यादा एसेंशियल्स मिसिंग है ना, तो आप एक से ज्यादा एसेंशियल्स ही जवाब में लिखें कि ये भी मिसिंग है और ये भी मिसिंग है। अमूमी तौर पे वैसे एक ही मिसिंग होता है, कभी कभी दो भी होते हैं। आई कैप रिसेंटली जो केस स्टडी पूछ रहा है ना, वो थोड़ा टफ लेवल पे जाके पूछ रहा है, तो उसमें एक की बजाय एक केस स्टडी के अंदर दो मसले भी होते हैं। तो अगर एक केस स्टडी में एक की बजाय दो मसले हैं तो आपने कितने मसले सोल्यूशन में लिखने हैं? कोशिश करनी है कि दोनों लिखें अभी। लेकिन शुरू में जहाँ कंसेप्ट बिल्ड हो रहे हैं ना, तब आपको एक केस स्टडी में एक मसला ही दिया जाएगा। अभी नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो जब आप एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे फिर एक केस स्टडी में दो मसले आया करेंगे। तो रूल क्या है? एक केस स्टडी में एक मसला है, एक आइडेंटिफाई करें, दो मसले हैं, दोनों आइडेंटिफाई करें। एक बाज़ औक़ात बच्चे क्या करते हैं, एक आइडेंटिफाई करके कहते हैं ये ऑफर खत्म तो हो गई है, दूसरा मेंशन करें या ना करें। देखिए, एग्जामिनर आपसे ये चाहता है कि आप सारे फैक्ट्स का एनालिसिस करें। तो अगर कोई दूसरा मसला भी केस स्टडी में है, बात चाहे एक मसले की वजह से खत्म हो गई, लेकिन अगर दूसरा मसला भी है केस स्टडी में, वो भी आपको सोल्यूशन में डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? क्या ऑफर को एक्सेप्ट करना है उसी टाइम करना चाहिए जिस टाइम ऑफर दी गई है? इट डिपेंड्स। अगर तो ऑफर के साथ या तो बाज़ का टाइम दिया जाता है या बाज़ का टाइम नहीं दिया जाता। अगर टाइम दिया गया हो तो जो टाइम दिया गया है
उसके अंदर अंदर आप ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे एक अकाउंटेंट को जॉब की ऑफर की गई कि अगर आपको ये जॉब मंजूर है तो आप हफ्ते के अंदर अंदर ऑफिस आके रिपोर्ट कर दीजिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जिसको ऑफर गई है उसने उसी दिन आके रिपोर्ट कर देना। ऑफर में लिखा हुआ है कि 1 हफ्ते का टाइम है, तो इसका मतलब 1 हफ्ते के अंदर वो जब चाहे आके रिपोर्ट कर दे। हाँ, अगर 1 हफ्ता गुजर गया फिर वो आया, फिर हम कहेंगे भाई आपने वो कंडीशन पूरी नहीं की, हमने तो कंडीशन लगाई थी 1 हफ्ते के अंदर अंदर आना, तो आप 1 हफ्ते के बाद आ रहे हैं, फिर वो एक्सेप्ट नहीं किया जाए। और अगर ऑफर के साथ टाइम मेंशन ना किया जाए तो जरा सोचिए कि इसका ये मतलब है क़यामत तक जब मर्जी हम ऑफर एक्सेप्ट कर लें? लॉ कहता है इसका ये मतलब नहीं है। इस सूरत में हम रीजनेबल टाइम का रूल लगाएंगे कि अगर ऑफर के साथ टाइम मेंशन हो तो उस टाइम के अंदर अंदर आपने उसको एक्सेप्ट करना है, और अगर ऑफर के साथ टाइम मेंशन नहीं है तो आपने रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर उसको एक्सेप्ट करना है। अब ये रीजनेबल टाइम क्या है, ये केस टू केस वेरी करता है, ये केस टू केस वेरी करता है। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? जैसे आप मुझसे पूछे कि सर ये वाला कंसेप्ट तो हमें समझा दीजिए, तो मैं अगर आपसे कहूं कि जी अगले हफ्ते समझा दूंगा, तो मुझे ये कंसेप्ट कब समझाना है? अगले हफ्ते। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि अच्छा ये इस कंसेप्ट समझा दूंगा, अभी तो बहुत टाइम है, मैंने टाइम मेंशन नहीं किया कब समझाऊंगा, ये कह दिया समझा दूंगा, तो आपके ख्याल में से रीजनेबल टाइम क्या होगा? पेपर से पहले। शाबाश, पेपर से। ये केस टू केस वेरी करता है। ये रीजनेबल टाइम क्या होगा? केस टू केस वेरी करता है। ये केस के सामने रखते हुए डिसाइड करता है कोर्ट। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड ऑफर में फर्क है, बिल्कुल फर्क है। वैलिड हम हर उस चीज को कहते हैं जो लीगली ठीक हो। वैलिड का एक दूसरा नाम बाइंडिंग भी होता है, बाइंडिंग। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एक ही चीज है। लेकिन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड ऑफर में फर्क है। कोई स्टूडेंट बता सकता है क्या फर्क है? जी। हाँ शाबाश, जो वैलिड ऑफर है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट बनने की पहली स्टेज है, पहली सीढ़ी है। इसके बाद हो सकता है उस ऑफर को एक्सेप्ट किया जाए, हो सकता है ना किया जाए। अगर उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अगर उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, प्रोवाइडेड कि वो लीगल है, मतलब और बाकी चीजें पूरी हो रही हैं। ठीक है, तो ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क है। ऑफर इनिशियल स्टेज है, कॉन्ट्रैक्ट उसकी लास्ट स्टेज है। ऑफर पहली स्टेज है, कॉन्ट्रैक्ट लास्ट स्टेज है। और कोई क्वेश्चन? सर ये जो ऑफर के अंदर जो एसेंशियल्स है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तो सर ये तो आ नहीं जाते कि लीगल भी होना चाहिए ऑफर? हाँ, ऑफर बिल्कुल लीगल होनी चाहिए। ऑफर ऐसे ही है, ऑफर हमेशा लीगल होनी चाहिए। अगर आप इलीगल कोई ऑफर करते भी है ना, आप उसे कह तो सकते हैं कि ये ऑफर है, लेकिन उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होगा। जैसे मैं स्मगलिंग की ऑफर करता हूं, आप भाई ऐसा करते हैं कि मैं प्लान बनाता हूं और तुम लोगों के घरों में जाके चोरियां करना, प्लान मेरा और अमल तुम करना, जो भी माल बरामद होगा आधा आधा। कहने को ये भी एक ऑफर है, लेकिन ये इलीगल ऑफर है। ये अगर इसको एक्सेप्ट कर भी लेते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट उसको कह देंगे कि मेरी ऑफर थी, इसने एग्री कर लिया, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इलीगल है और इलीगल एग्रीमेंट्स को लॉ एनफोर्स नहीं करवाता। और की क्वेश्चन? जी शाबाश। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। अच्छा, इनका क्वेश्चन एक ये है कि सर आपने ये बताया था कि जो ऑफर है उसका कम्युनिकेट होना ज़रूरी है, ठीक है, और दूसरी पार्टी का उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसकी एक इन्होंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दी। एग्जांपल अच्छी है, मैं चाहता हूँ आप भी इसके ऊपर थोड़ा गौर करें। फ़र्ज़ कीजिए हम बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए गए, तो आपको पता है एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है
जिस पे बहुत सी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं, वो बैंक की तरफ से कंडीशनल ऑफर होती है। बैंक आपको उस एग्रीमेंट के जरिए ऑफर दे रहा है कि आप हमारे पास अकाउंट खुलवाएं, और उसमें जो भी कंडीशंस हैं वो उसने प्रिंट की होती हैं। आप अपनी मर्जी से उन कंडीशंस को चेंज नहीं कर सकते, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। या टोटली एक्सेप्ट करें या टोटली रिजेक्ट करें। आपने उसके ऊपर साइन कर दिए, आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस हो गई, बैंक की तरफ से ऑफर लेटर आया आपके पास, वो जो भी कागज है आपने साइन किया, एक्सेप्टेंस होगी। अब जो उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपके ऊपर बाइंडिंग हो गई, आपको माननी पड़ेंगी। क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट ने कहा सर अक्सर ऐसा होता है कि वो कंडीशन छोटी छोटी होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, हम उनको पढ़ते नहीं हैं। अगर हम पढ़े बगैर साइन कर दें तो क्या वो एग्रीमेंट हम पे बाइंडिंग होगा, उसका अमल होगा? इसका जवाब है यस। लॉ अज्यूम करता है अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं आपने उसको पढ़ लिया हुआ है। अगर आप उसको पढ़े बगैर साइन करते हैं तो ये आपकी नेग्लिजेंस समझी जाती है और इसका आपको बेनिफिट नहीं होता, ये एक्सक्यूज नहीं होता। ठीक है, इसलिए कोई भी एग्रीमेंट्स जब आपने साइन करना है, बेहतरीन तरीका क्या होता है, पहले उसकी एक एक लाइन को पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद साइन करें। साइन करने के बाद अगर आपने कहा ना मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, दुनिया का कोई कोर्ट इसको वैलिड एक्सक्यूज नहीं मानेगा। वो कहेगा आपने पढ़ के साइन करना था, आपका साइन करना इस बात का सबूत है कि आपने इसको पढ़ लिया है। ठीक है, वो अमूमी बात कि हमें पता होता है कि ये छपे हुए या हर एक के साथ जो टर्म्स होती है वही मेरे साथ होगी तो हम कर लेते हैं, वरना अगर कोई इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट हो ना जिंदगी में असूल बना ले, उसको जरूर पढ़िए। और एक और चीज होती है, बाज़ बात लोग क्या करते हैं जब आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना होता है आपको कहते हैं जरूर सर ये लीजिए पढ़ लीजिए, पढ़ के अभी जरा जल्दी या 15 मिनट में साइन कर दें। ऐसे कभी ना करें। जो लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं उनको पढ़ने के लिए कम से कम एक दिन का टाइम जरूर लिया कीजिए, लीजिएगा जिंदगी में जब कभी आपने पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट करना, और इसको तसल्ली के साथ पढ़ लीजिएगा। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं शुरू में हम बड़ा अच्छा सोच रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं सब कुछ जल्दी जल्दी चल जाए, बाद में मसला होता है ना, फिर प्रॉब्लम होती है और वो बाज़ औक़ात जनरेशंस आगे भुगतती हैं उस एक छोटी सी गलती को जो आपने उस वक्त की जब कॉन्ट्रैक्ट को डिटेल में नहीं पढ़ा। तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें, डिटेल पढ़ के साइन करें। अगर साइन कर दिया तो अज्यूम किया जाएगा आपने पढ़ लिया था, बाद में आप ये नहीं कह सकते कि ये मैंने शायद नहीं पढ़ा था। हमारी केस स्टडी में भी उसने कुछ एक दो एग्जांपल इस तरह की दी हुई है कि बैंक मैनेजर के पास गए लोन लेने के लिए, उसने लोन एग्रीमेंट के ऊपर साइन करवाया, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़बानी कलामी कुछ और था, रिटर्न फॉर्म में कुछ और, साइन कर दिया। अब बताइए कौन सा एप्लीकेबल होगा? रिटर्न फॉर्म में था। तो इसीलिए पहले पढ़ लेना चाहिए, खासतौर पे अहम क्लासेस तो ज़रूर लाजमी पढ़नी चाहिए। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए, अच्छा ये कल का एक कंसेप्ट था, ये उसके ऊपर मैंने कहा छोटा सा एक ऐड मुझे नजर आई, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। ये है जी, क्या है जी, ये मिसिंग कैट। ये किसी की बिल्ली गुम हुई, उसने तस्वीर उतार के इस तरीके के, नॉर्मली आपको पता है आजकल तो वैसे कॉमन होता है वो मोबाइल के सेल्फी वगैरह वो अपने जो पेट्स वगैरह के ले लेते हैं, तो जो उसने तस्वीर उतारी हुई थी वो रखी ताकि पता चल जाए कि ये इस शक्ल सूरत वाली बिल्ली थी। फिर उसके बाद उसने ऐड क्या लगाया, ये उसने प्रिंट निकलवाया और उसने शहर के जो भी गली महिला करीबी था, घर के करीब जो भी सड़कें वगैरह थी, उधर उसने इसको प्रिंट करवा के दीवारों के ऊपर लगा दिया। अब नीचे उसने क्या लिखा है, हैव यू सीन दिस कैट, यानी ये इन्फॉर्म कर रहा है कि जी ये गुम हो चुकी है, क्या आपने देखा है। ही वेंट मिसिंग ट्यूसडे 8 जनवरी, नेम इज टॉम टॉम, कि अगर उसको टॉम टॉम कह के बुलाएं तो वो रिस्पॉन्ड करती होगी शायद। हिज नेम इज टॉम, अच्छा, हिज फैमिली पेट एंड मिस्ड बाय चिल्ड्रन, रिवार्ड दिया है 500 पाउंड का। ठीक है, ये नेट से मैंने ढूंढा, ये पाकिस्तान का नहीं है। 500 रिवार्ड फॉर हिज सेव रिटर्न, एनी इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट रेयन, और नीचे बस ये। अच्छा मुझे ये बताइए इनाम कितना है इसके ऊपर? 500। ठीक है, पहले बताइए ये स्पेसिफिक ऑफर है, जनरल ऑफर है, काउंटर ऑफर? जनरल ऑफर, शाबाश। क्या है, दिस इज जनरल ऑफर बिकॉज इट इज अनाउंस्ड इन पब्लिक, शाबाश। और फिर इसके बाद ये रिवार्ड क्या सबको मिलेगा?
अगर सारे ढूंढने निकलने पड़ जाते हैं, सारे शहर के लोग इसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, क्या सबको रिवार्ड मिलेगा? सिर्फ उसको जो कंडीशन पूरी करेगा। कंडीशन क्या है? रिवार्ड किसी को मिलना है? जो सेफ रिटर्न लेके आएगा, इसको सेफ रिटर्न लेके आएगा। कह रहा है दिस इज द रिवार्ड फॉर एनीवन हु एक्ट्स एंड कंप्लीट्स द कंडीशन दैट इज फाइंड द कैट, और फिर इसको रिटर्न करता है। अच्छा फर्ज कीजिए, सोच के मुझे बताना है, यहाँ पढ़ लिया आपने, एक बंदे को ये कैट मिली लेकिन डेड कंडीशन में, उसने उस डेड कंडीशन में उसको ओनर के पास ले गया, प्राइज मिलेगा कि नहीं? शाबाश। क्यों नहीं मिलेगा? कंडीशन पूरी नहीं। कंडीशन क्या थी? प्राइस तब जब सेफ रिटर्न होगा। अब ये सेफ रिटर्न नहीं है, इसलिए अब प्राइस नहीं मिलेगा। बाज़ औक़ात वो पुराने ज़माने में होता था, अब वैसे नहीं होता। मूवीज़ वगैरह में आप शायद देखते होंगे, लिखा होता है जिंदा या मुर्दा पकड़ने की सूरत में डाकू को 10 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। जिंदा पकड़े फिर भी 10 लाख मिलेगा, और अगर मुर्दा तो फिर भी 10 लाख मिले। लेकिन किसको? जो उसको जिंदा या मुर्दा हालत में पुलिस के हवाले करेगा। वो भी एक जनरल ऑफर ही हुआ करती थी, कंडीशनल। कंडीशन क्या होती थी? कि डाकू जिंदा या मुर्दा हालत में। तो ये एक जनरल ऑफर की एग्जांपल थी। अच्छा, इसके बाद अब हमारी कुछ होम असाइनमेंट्स हैं। होम असाइनमेंट उम्मीद है आपने की होगी। जी, पहला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन 2, डिस्कस द टाइप ऑफ ऑफर। देखिए ये सिचुएशंस है, ये रिक्वायरमेंट है। अमूमी तौर पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट एंड पे लिखी होती है, क्वेश्चन के बाद। जैसे काउंटिंग के क्वेश्चन होते हैं ना अमूमी तौर पे रिक्वायर, तो उसी तरह लॉ में भी या दूसरे पेपर में रिक्वायरमेंट लेकिन कभी कभार ऊपर भी लिखी होती है। यहाँ पे उसने रिक्वायरमेंट पहले दे दी, सिचुएशन बाद में दी। कह रहा डिस्कस द टाइप ऑफ ऑफर इन फॉलोइंग केसेस एंड वेदर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन क्रिएटेड। बताना है कि क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट, टाइप ऑफ ऑफर बताना है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ कि नहीं। आजम ऑफर्स टू बाय बाइक फ्रॉम बाबर फॉर ₹50,000, बाबर एक्सेप्ट्स इट। बताइए कौन सी ऑफर है? स्पेसिफिक ऑफर है क्योंकि बाबर को दी है आजम ने। क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया? बिल्कुल, क्योंकि इसमें कोई इलीगल इम्पॉसिबल चीज नहीं है। ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, इलीगल इम्पॉसिबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक्सेप्टेंस के वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। क्लियर? ये जनरल सॉरी स्पेसिफिक ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड, डन। आगे चलते हैं। आजम एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर दैट ही वुड पे ₹50,000 टू एनीवन हु ट्रेसेस हिज डॉग, टू एनीवन हु ट्रेसेस हिज डॉग। जनरल ऑफर है। बाबर हु न्यू अबाउट द रिवार्ड ट्रेस दैट डॉग एंड सेंट ए मैसेज टू आजम दैट ही हैड फाउंड हिज डॉग। जी, अब क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया? बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि उसने डॉग कंडीशन जो थी वो पूरी कर दी, डॉग ढूंढ लिया। अच्छा बताइए ये कॉन्ट्रैक्ट किस वक्त हुआ? जिस वक्त बाबर ने डॉग ढूंढने के लिए घर से निकला तब, या जिस वक्त उसने डॉग को ढूंढ लिया? ढूंढ लिया। कंडीशन ढूंढने की थी, कंडीशन ढूंढने की थी, घर से निकलने की नहीं थी। वो छोटे होते हम कहानी पढ़ते हैं ना, वो बादशाह की वो शहजादी होती थी बेटी, उसको कोई जिन उठा के ले जाता था और बादशाह फिर अनाउंस करता था कि जो कोई भी शहजादी को जिन की कैद से आज़ाद करके लाएगा तो उसको आधी सल्तनत उसके नाम कर दी जाएगी। याद है कहानी? पढ़ी है सर की कहानी? है कोई नहीं पढ़ी? तो बताइए ये जनरल ऑफर होती थी कि स्पेसिफिक ऑफर? जनरल ऑफर। और जो गरीब लकड़हारे का बेटा ढूंढने के लिए निकलता था तो उसको क्या, जब वो ढूंढने के लिए निकलता था उस वक्त उसको आधी सल्तनत उसके नाम कर दी जाती थी? नहीं भाई, उसकी कंडीशन थी, कंडीशन पूरी करोगे फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। और कंडीशन क्या होती थी? हाँ, ढूंढ के लाना। हाँ जी जी। तो इसमें हमारा जनरल ऑफर है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया है।
क्योंकि उसने कंडीशन पूरी कर दी और उसे पता था ऑफर का। इसमें एक अहम चीज क्या है, हु न्यू अबाउट द रिवार्ड। अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं ना तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। बता सकते हैं क्या चेंज करूं तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा? हाँ, हु डिड नॉट नो अबाउट द रिवार्ड, ये न्यू को काट के लिख लो ना, हु डिड नॉट नो, तो फिर ऑफर तो जनरल है लेकिन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होगा क्योंकि उसे ऑफर का पता ही नहीं था। हाँ शाबाश, अच्छा सवाल। उसे कहा अगर ये बात मेंशन ही ना हो कि हु न्यू या डज नॉट नो, फिर क्या करना है? फिर आप एज्यूम करते हैं। अकाउंटिंग में एजम्पशन लेते हैं ना, एजम्पशन लेते हैं। तो याद रखें अकाउंटिंग की एजम्पशन और लॉ की एजम्पशन में फर्क, अकाउंटिंग की एजम्पशन में और लॉ की एजम्पशन में फर्क सुन लीजिए। अकाउंटिंग एजम्पशन लेते कब है? पहले ये रूल सुन लें। अगर कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है और वो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आप एजम्पशन लेते हैं। सुना हुआ ना अकाउंटिंग में एजम्पशन? जैसे अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन कहा कैलकुलेट करो, रेट नहीं बताया, एज्यूम कर ले 10%। कहा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, मेथड नहीं बताया, एज्यूम कर ले स्ट्रेट लाइन। लेकिन अजम्पशन एक ही लेते हैं अकाउंटिंग में, स्ट्रेट लाइन की अजम्पशन नहीं, क्वेश्चन कर लिया। ऐसा नहीं होता कि स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस दोनों की अजम्पशन ले ले, ऐसे ही होता है ना, ऐसे सिखाया जाता है। ऐसे जो बता रहा हूं समझ आ रही है कि नहीं? सवाल अच्छा। लॉ में होगा ये, अगर क्वेश्चन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन केस स्टडी के अंदर रिक्वायर्ड है और वो इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, आपने दोनों अजम्पशंस लिखनी है कि इफ दिस तो ये होगा, इफ दैट तो ये होगा। जैसे इस क्वेश्चन में उसने अगर मेंशन ना किया होता कि बाबर को इसका पता था या नहीं पता था, और हमारे लिए जरूरी था ये इंफॉर्मेशन कि उसे नॉलेज था कि नहीं, तो मैं क्या करता, इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में करता। इफ बाबर न्यू, फिर मैं कहता ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, और फिर आगे लिखता इफ बाबर डिड नॉट नो, फिर उसके बाद आगे लिखता। यानी अजम्पशन लिख के दोनों पॉसिबिलिटीज कवर करता। अकाउंटिंग का रूल है आप एक क्वेश्चन दो दफा नहीं कर सकते, लेंथी हो जाता है। आपने एक अजम्पशन लेनी है एक ही चीज की, उसी के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व कर देना। लॉ का रूल क्या है? अगर कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है और नहीं दी हुई, दोनों पॉसिबिलिटीज कवर करनी है। इफ दिस ये, इफ दैट ये, इफ यस ये, इफ नो ये। लेकिन ये उस जगह पे जहां इंफॉर्मेशन ना हो, स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं, क्वेश्चन के अंदर उसने इंफॉर्मेशन दी होती है फिर भी इफ कर देते हैं। इफ दिस तो ये, इफ दैट तो वो। एग्जामिनर कमेंट में कहता है मैंने बता तो दिया था इफ दिस है। अगर इफ दिस है, क्वेश्चन में बता दिया दिस है, फिर आपने इफ नहीं करना, फिर आपने दिस वाली बात ही लिखनी है। क्लियर? तो अगर कोई चीज इंफॉर्मेशन में जरूरी है उसने नहीं बताई हुई, लेकिन हत्तल इम्कान कोशिश करनी है आपने इफ को अवॉइड करें। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दे, अमूमी तौर पे क्वेश्चन के अंदर सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होती है। क्लियर जी? आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3, अमजद ऑफर्स टू सेल हिज सुजुकी मेहरान 2008 मॉडल टू हबीब फॉर रुपीस 450,000, इज दिस ए वैलिड ऑफर? बिल्कुल वैलिड ऑफर है, इसमें कोई इलीगल इम्पॉसिबल चीज नहीं है। अगर इसमें कोई इलीगल इम्पॉसिबल चीज होती, कोई सोशल डोमेस्टिक रिलीजियस एग्रीमेंट होता, चीज होती, तो हम कहते हैं ये वैलिड नहीं है। लेकिन गाड़ी बेचना, ऑफर करना, इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वैलिड है। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन 4, सलमान परचेज्ड ए हॉर्स फ्रॉम इरफान एंड प्रॉमिस्ड टू बाय अनदर इफ द फर्स्ट वन प्रूव्स लकी। कहता है अगर दूसरा लकी साबित हुआ, पहला लकी साबित हुआ घोड़ा, तो मैं दूसरा भी खरीदूंगा। सलमान रिफ्यूज टू बाय द सेकंड हॉर्स, कैन इरफान एनफोर्स दिस एग्रीमेंट? क्यों नहीं करवा सकता? इसमें सबसे अहम लफ्ज क्या है भला केस स्टडी के अंदर? लकी का लफ्ज। क्यों केस स्टडी के अंदर सबसे अहम है ये लफ्ज? क्योंकि लकी होना या ना होना सर्टन नहीं है, अनसर्टन है। ऑफर का सर्टन होना जरूरी है। क्या लकी होना सर्टन है? नहीं है, सर्टन नहीं है। इसीलिए ये ऑफर सर्टन नहीं है,
क्योंकि आप बता सकते हैं कि कोई चीज लकी है या नहीं है? नहीं बता सकते। जैसे बताया था ना, आपको इतनी सैलरी मिलेगी कि आप खुश हो जाएंगे, ये सर्टन है क्या? सर्टन नहीं है। तो ये भी एग्रीमेंट इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता क्योंकि ऑफर वैलिड नहीं है। ऑफर वैलिड क्यों नहीं है? अनसर्टन है। अनसर्टन है, ये भी ठीक है, ये यूं कह ले सर्टन नहीं है, ये भी ठीक है। एक जगह मैंने लिखा हुआ सर्टन नहीं है, स्टूडेंट कहने लगा सर आपने लिखा हुआ सर्टन। मैंने कहा सर्टन के आगे नॉट भी लिखा हुआ है। सर्टन, दिस ऑफर इज नॉट सर्टन या दिस ऑफर इज अनसर्टन, एक ही बात है, एक ही बात है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5, इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑफर्स। पहली ऑफर, Mohsin says to Noor that he is willing to sell his motorcycle to him for ₹20,000. वैलिड है जी? इसमें कोई इलीगल, इम्पॉसिबल, अनसर्टन चीज तो नहीं है, ये वैलिड ऑफर है। सेकंड, तो इसकी बेस पे एग्रीमेंट जो होगा वो वैलिड होगा जी। इसमें हाँ, इसमें अभी ऑफर उसने कंप्लीट एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं बताया, लेकिन ये ऑफर वैलिड है, इसकी बेस पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो सकता है अगर वो एक्सेप्ट कर ले। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप ये लिख सकते हैं कि ये ऑफर वैलिड है, अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा इफ एक्सेप्ट, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने एक्सेप्टेड का बात नहीं की, नहीं ना की, तो आप लिख दें कि अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होगा। बी, ए शू शाइनर स्टार्ट्स शाइनिंग वन शूज विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। ये उसकी शू शाइनर की तरफ से ऑफर होती है। शू शाइनर बाजू का ऐसा होता है ना, अगर आप कहीं स्टोर वगैरह में जाएं या किसी मार्केट में, तो वहाँ पे जूते पॉलिश करने वाले होते हैं अमूमी तौर पे, और वो आके आपकी तरफ इशारा करते हैं, या बाज़ औक़ात वो जूते पॉलिश करना शुरू कर देते हैं आपके कहे बगैर। इसी तरह रेलवे स्टेशन में बाज़ औक़ात कुली होते हैं, वो आपके कहे बगैर आपका सामान उठा लेते हैं और कहते हैं सर बताइए किधर चलना है। इसी तरह अगर आप गाड़ी में बैठे हों, किसी ट्रैफिक सिग्नल पे रुके, तो वहाँ पे शीशे साफ़ करने वाले होते हैं, वो आपसे कहे बगैर गाड़ी के शीशे साफ़ करना शुरू कर देते हैं। ये इनकी तरफ से ऑफर होती है। इनकी तरफ से क्या होती है? ऑफर होती है। ये ऑफर एक्सप्रेस होती है कि एम्प्लॉयड? एम्प्लॉयड, क्योंकि बाय कंडक्ट है, बाय वर्ड वो आपसे पूछते नहीं है, बल्कि साफ करना शुरू कर देते जैसे गाड़ी के शीशे। क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है इससे? क्या गाड़ी के शीशे साफ करवाने बाद में पेमेंट करने के लिए लायबल हैं आप? जी, ऑफर कम्युनिकेट हो गई। कैसे कम्युनिकेट हुई? बाय वर्ड्स नहीं, बाय कंडक्ट। बाय कंडक्ट, उसका गाड़ी के करीब आना, गाड़ी के शीशे साफ करना शुरू कर देना, ये ऑफर बाय कंडक्ट है। अब आप चाहे तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे रिजेक्ट कर सकते हैं। जब हमने रिजेक्ट करना होता है तो क्या करते हैं? उसे कहते हैं ना भाई, हाथ हिला देते हैं, गाड़ी का हॉर्न बजा देते हैं, या उसे वैसे शीशा नीचे करके कहते हैं भाई रहने दे, नहीं जरूरत। ये होगी रिजेक्शन। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करते और बेनिफिट ले लेते हैं उस चीज का, बेनिफिट ले लेते हैं, आप बैठे रहते हैं सुकून से, अमूमी साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, आप साइलेंट है, लेकिन याद रखें यहां पे आपने कंसीडरेशन को एक्सेप्ट कर लिया, आपने गाड़ी के शीशे सारे साफ करवा लिए। लॉ ये कहता है ये आपकी तरफ से इंप्लाइड एक्सेप्टेंस हो गई। ये आपकी तरफ से क्यों इंप्लाइड एक्सेप्टेंस हो गई? आपने बेनिफिट सारा उठा लिया, अब आपको पैसे अदा करने पड़ेंगे। अब आप पैसे अदा करने के लिए पाबंद हैं। क्लियर?
नॉर्मली साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं होती, लेकिन जब आप कंसीडरेशन, जो दूसरी पार्टी आपको कोई चीज दे रही है, वो एक्सेप्ट कर लेना, तो फिर वो एक्सेप्टेंस ही समझे। एग्जांपल दी थी ना, मोबाइल वाले के पास जाके कहा मोबाइल कितने का, उसने कहा 45,000 का, हमने कहा ये है 40,000 का देना है तो दीजिए। उसने जवाब कुछ नहीं दिया, साइलेंट रहा, लेकिन वो पैसे पकड़ के उसने अपने दराज में रख लिए। क्या ये एक्सेप्टेंस होगी कि नहीं होगी? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो गई, शाबाश। ठीक है, तो उसी तरह इन केसेस में भी अगर आप साइलेंट रह के उस बंदे को रिफ्यूज कर दे, उसे कहते हैं रन नहीं चाहिए, फिर तो रिजेक्शन है। लेकिन अगर आप साइलेंट रह के सारा बेनिफिट हासिल कर लेते हैं तो फिर क्या होगा? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस होगी, शाबाश। अब मुझे ये बताइए, हम अपने घर में बैठे हैं, घर की दीवारें पुरानी हैं, पेंट पुराना हो चुका है, एक पेंट वाला गुजरा हमारे सामने, हम बाहर बैठे हुए थे, उसने हमारे सामने, हमने उसे कुछ नहीं कहा, दीवार को पेंट करना शुरू कर दिया। हम भी चुप करके देख रहे हैं, पेंट अच्छा कर रहा है। पेंट करने के बाद उसने हमसे पैसे मांगे, हमने कहा भाई हमने तेरे को थोड़ी कहा था पेंट कर, तूने अपनी मर्जी से किया है, हम तो कोई नहीं पैसे देंगे। क्या हम पैसे अदा करने के पाबंद हैं? शाबाश। क्यों पाबंद हैं? हम तो साइलेंट रहे, हम तो साइलेंट रहे, पाबंद क्यों है? आपने बेनिफिट या कंसीडरेशन तो पूरी एक्सेप्ट कर ली ना, बेनिफिट तो पूरा ले लिया ना। आपका ये बेनिफिट या कंसीडरेशन को एक्सेप्ट करना, ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। समझ आई? अब दोबारा जरा, अब इस सवाल को अब दोबारा जवाब दीजिए। ए शू शाइनर स्टार्ट शाइनिंग वन शूज विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। बताइए, जब ये शूज सारे साफ कर ले, क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा? पेमेंट ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। हालांकि दूसरे बंदे ने इसे कहा नहीं हुआ, उसने लिखा हुआ है विदाउट बीइंग आस्क्ड, लेकिन चूंकि उसने बेनिफिट वसूल कर लिया तो पैसे अदा करने का पाबंद है। नेक्स्ट सी, Arslan offers to sell his furniture to Amjad for rupees 250,000 on the condition that advance payment is made within 3 days of the। क्या ऑफर के साथ कंडीशन ऐड की जा सकती है? ये इसकी एग्जांपल है। ऑफर उसने, हाँ कंडीशनल ऑफर है, ऑफर किया फर्नीचर बेचूंगा 2.5 लाख में, कंडीशन क्या ऐड की कि पेमेंट तेरे को 3 दिन में करनी है। अब ये ऑफर अगर एक्सेप्ट की जा सकती है तो विद कंडीशन या विदाउट कंडीशन? विद कंडीशंस। ठीक है, यानी अगर एक्सेप्ट करते हैं तो ये 3 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना लाजमी होगा। क्लियर जी? ये तीनों एग्जांपल समझ आ गए? कितने स्टूडेंट्स की तीनों एग्जांपल ठीक थी? खुद से किया, चले कोई नहीं। अभी से ये वाली मुश्किल, ये वाली शायद गलत हुई होगी, है ना? अब ये आई कैप की एग्जांपल, कितने स्टूडेंट्स ने ये एग्जांपल किया है? हाथ उठाइए। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स ने टाइम लिमिट लगा के ये एग्जांपल किया, ये क्वेश्चन किया? टाइम लिमिट मैंने आपको बताया ना, टाइम लिमिट लगाने हैं, बताया कि नहीं बताया हुआ? कि आई कैप का हर क्वेश्चन जिसके साथ मार्क्स लिखे हुए हैं वो आपने टाइम कैलकुलेट करके टाइम बाउंड हो के अटेम्प्ट करना है। ये बात मैंने आपको पहले बताई है कि नहीं बताई? हाँ जी। तो कितने स्टूडेंट्स ने इसको टाइम लिमिट लगा के अटेम्प्ट किया है? सिर्फ चंद एक स्टूडेंट। चले कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये आदत बनेगी, नो प्रॉब्लम। और कितने स्टूडेंट्स ने इसको अटेम्प्ट करने के बाद इसका एंड पे सोल्यूशन भी देखा है? अच्छा, सोल्यूशन चंद लगा, सोल्यूशन यानी आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि सोल्यूशन देखने की जरूरत ही नहीं है। अंधेरे में तीर चलाया और ये भी नहीं देखा निशाने पे लगा कि नहीं लगा, अज्यूम कर लिया निशाने पे लगा होगा, ऐसा ही है क्या? नहीं, क्यों नहीं देखा? क्या नहीं पता था कि एंड पे सोल्यूशन ना करें? चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने पता चल गया। एंड पे सोल्यूशन भी है और 2 चीजें और बताता हूं, सोल्यूशन भी है, एग्जामिनर कमेंट्स भी हैं, मार्किंग स्कीम भी है, तीनों चीजें पढ़नी है। सॉल्यूशन तो हर क्वेश्चन के एंड पे है। एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग स्कीम आई कैप वाले क्वेश्चंस के एंड पे है, बाकी क्वेश्चन में नहीं है। तो भाई जिस क्वेश्चन के एंड पे जो कुछ है ना, एंड पे कुछ है। ये चैप्टर के एंड पे कुछ है, जो कुछ है ना क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है, कमेंट्स आपने पढ़ना है। क्लियर? अब पता चल गया आप सबको? चलिए जी, पूछिए क्या क्वेश्चन है?
उनकी अदर वर्डिंग होती है, तो मैंने आपको बता चुका हूं पहले। कंसेप्ट मैटर करता है, वर्डिंग मैटर नहीं करते। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बदर हु इज, अच्छा ये है 7 मिनट में करना है। रिक्वायरमेंट, केस स्टडी का पहला सोल सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है ताकि आपको पता चल जाए पूछ क्या रहा है। ठीक है, जो पूछ रहा है उसके मुताबिक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो आसान हो जाएगा। वो आपको बताई एग्जांपल दी थी ना, वो गाने वाली एग्जांपल नहीं दी थी। रिक्वायरमेंट पहले क्यों पढ़ते हैं हम? वो छोटा था ना, तो आजकल तो वो रमज़ान वगैरह के लगते होते हैं ना प्रोग्राम। हमारे ज़माने में वो छोटे दूसरे रमज़ान में नहीं होते थे, छोटे छोटे प्रोग्राम होते, क्विज होते थे, उससे कुछ ना कुछ सवाल पूछा करते थे। तो एक दफ़ा जो मेज़बान था उसने मेहमान से सवाल पूछा। उसने कहा देखिए आपके सामने एक आधे मिनट के लिए गाना प्ले होगा। उसने गाना प्ले किया, तसल्ली से सुन लिया दूसरी पार्टी ने। फिर मेज़बान ने पूछा आपने गाना सुन लिया है? मेहमान ने कहा सुन लिया। उसने कहा बताइए इस गाने में ये वाला लफ्ज़, एक लफ्ज़ था, वो कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ? गैस कीजिए वो बता सका होगा कि नहीं? नहीं बता सका, बिल्कुल। अब यही इमेजिन कीजिए कि सवाल उसे पहले बता दिया गया होता। क्या वह आपको गाना आधे मिनट के लिए सुनाने लगे, आपने बताना है इसमें ये लफ्ज़ कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। फिर रिक्वायरमेंट का पहले पता होता, गाना बाद में प्ले होता। बताइए अब की बार बता देता कि ना? क्योंकि उसे पता होता कि मैंने कौन से लफ्ज़ के ऊपर फोकस करना है, कौन से के ऊपर नहीं करना, रिक्वायरमेंट के लिहाज से। उसी तरह हर थ्योरेटिकल पेपर की केस स्टडी को जब आपने करना है, सबसे पहले क्या करना है, ताकि पता चल जाए कौन सा लफ्ज़ हमारे लिए अहम है। वरना जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे ना, वो ब्लाइंड अप्रोच होती है कि आप क्वेश्चन पढ़े, आपको नहीं पता एंड में क्या पूछने वाला है। आप हर चीज के ऊपर हर लफ्ज़ को गिन रहे होंगे, ये लफ्ज़ इतनी दफ़ा, ये लफ्ज़ इतनी दफ़ा, ये लफ्ज़ इतनी दफ़ा। हालांकि पूछना उसने एक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। तो इसीलिए पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं ताकि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन आप फोकस्ड होकर रिक्वायरमेंट के मुताबिक एनालाइज कर सकें। तो अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसमें बाज़-औक़ात रिक्वायरमेंट क्लियर कर देती है, बाज़-औक़ात रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं। वो मैं आगे आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा। पहला असूल क्या है, जब कभी केस स्टडी आएगी रिक्वायरमेंट पहले पढ़ते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872 टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ ऑफर विच वाज मेड बाय बदर। इसका मतलब है किसी बदर को ऑफर की गई है कोई, हमने बताना है कौन सी टाइप है। बदर ने किया, हाँ, मेड बाय बदर ने कोई ऑफर किया है, हमने बताना है वो ऑफर की टाइप कौन सी है। Also state whether आफ्ताब would be able to claim the amount of reward under the circumstances। आफ्ताब रिवार्ड क्लेम कर सकता है कि नहीं कर सकता। इसका मतलब है हमें अंदाजा हुआ दो पार्टीज हैं, एक ने दूसरे को ऑफर किया, हमने टाइप ऑफ ऑफर बतानी है और फिर बताना है दूसरा उस रिवार्ड को क्लेम कर सकता है कि नहीं कर सकता। क्वेश्चन के दो हिस्से हैं कि एक है? भाई मुझे तो एक ही नजर आ रहा है, एक ही सेंटेंस है। हाँ, दो हिस्से हैं, शाबाश। क्वेश्चन का एक हिस्सा है टाइप ऑफ ऑफर, यहां से लेके ये हिस्सा एक अलग है, और फिर यहां से लेके यहां तक दूसरा हिस्सा है। आपके सॉल्यूशन के भी दो हिस्से होने चाहिए कि इकट्ठे ही फुड़का दें इसको? दो हिस्से होंगे। पहले हिस्से की हेडिंग क्या होगी? टाइप ऑफ ऑफर। दूसरे हिस्से की हेडिंग क्या होगी? यानी ये 2 in 1 क्वेश्चन है, इसको हम क्या करते हैं 2 in 1। एक रिक्वायरमेंट, एक सवाल में दो सवाल, तो आपने दोनों को क्लियरली डिफरेंशिएट करके आंसर करना है, एक ही पैराग्राफ में उसको फिट नहीं कर देना। हेडिंग टाइप ऑफ ऑफर, ताकि उसे पता चले ये इस चीज का जवाब है, ये इस चीज का जवाब। कह रहा है बदर हु इज द ओनर ऑफ मशहूर एसोसिएट सेंट वन ऑफ हिज एम्प्लॉइज आफ्ताब इन सर्च ऑफ हिज पेट हॉर्स व्हिच हैड बीन मिसिंग फॉर 5 days। 5 दिन हो गया घोड़ा गुम है। बदर एडवर्टाइज्ड अ रिवार्ड ऑफ ₹20,000 इन द न्यूज़पेपर फॉर एनीवन हु फाइंड्स हिज मिसिंग हॉर्स। रिवार्ड सबसे अहम लफ्ज क्या है इसमें भला? एनीवन। एनीवन, जो क्रिटिकल अल्फाज हो ना उनको अंडरलाइन कर लिया करें, नोट कर लिया करें। इसमें एनीवन को अंडरलाइन कर लें। इस लफ्ज से हमें पता चला जनरल ऑफर। आफ्ताब अनअवेयर ऑफ द न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, उसको नहीं पता था। इसमें सबसे अहम लफ्ज क्या हो गया? अनअवेयर। इसको अंडरलाइन कर लेना। ट्रेस द हॉर्स सब्सिक्वेंटली ऑन नोइंग अबाउट द रिवार्ड आफ्ताब क्लेम्ड इट फ्रॉम बदर। क्या क्लेम कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता?
उसे कम्युनिकेट नहीं किया था एट टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, उस वक्त उसे नहीं पता था, और जिस वक्त पता चला उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर चुका था। क्लियर हो गया जी? इस केस स्टडी से हमने दो अहम असूल सीखे। पहला असूल, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है। दूसरा असूल, हमने हेडिंग्स बना के, अगर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं तो हमने हेडिंग बना के उसको डिफरेंशिएट करके आंसर करना है। हेडिंग रिक्वायर्ड नहीं है, ना भी बनाए तो चलेगा, लेकिन बेहतर प्रेजेंटेशन है कि हेडिंग बना। टाइप ऑफ ऑफर की जगह प्रोविजन लिख सकते हैं। क्या प्रोविजन लिखेंगे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं कि ये जनरल ऑफर है, लेकिन कोशिश करना है आपने कि उसके साथ उसकी रीजन भी लिख दें। दिस इज जनरल ऑफर बिकॉज इट इज ऑफर टू एवरीवन। जी सर एग्जाम में जो आपने कहा कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको आप मार्क कर लें, तो क्या एग्जाम में हम मार्क कर सकते हैं उनको? एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप कोई भी अंडरलाइनिंग करना चाहें कर सकते हैं, टिक लगाना चाहे लगा सकते हैं, एक आधा लफ्ज भी लिखना चाहे इवन एक आधा लिख सकते हैं, लेकिन पूरे का पूरा सोल्यूशन नहीं छापना या पूरा सेंटेंस नहीं लिखना, वो एग्जामिनर उसको डिस्करेज करता है। जी सर ये टाइप ऑफ ऑफर की अलग से हेडिंग दी हुई है, उसके बाद जो सेकंड सिनेरियो इसमें हमने जो रिवॉर्ड क्लेम किया उसके लिए यहाँ पे दो हेडिंग्स दी हैं, एक लीगल प्रोविजन की अलग है, ये डिसीजन। हाँ, वो जो जी बिल्कुल, वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे एक्सप्लेन करूंगा कि आपने किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, हम लीगल प्रोविजन भी देते हैं और डिसीजन, बेसिक डिसीजन भी देते हैं। लीगल प्रोविजन सिर्फ याद रखिए जहां कहीं लिखी गई है ना, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये केस स्टडी किस कंसेप्ट में बेस कर रहे थे। आई कैप का जो पुराना स्टाइल था ना टेस्टिंग का, उसमें लीगल प्रोविजन लिखना जरूरी था। अब नए स्टाइल में लीगल प्रोविजन लिखना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन लिखेंगे। ठीक है, लेटेस्ट स्टाइल में सिर्फ डिसीजन, लेकिन लीगल प्रोविजन क्यों लिखी गई है? ताकि आपको पता चल जाए इस केस स्टडी, ये केस स्टडी किस कंसेप्ट पे बेस कर रही है। आपके लिए लिखना जरूरी नहीं, लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, गलत नहीं होगा लीगल प्रोविजन, लेकिन एग्जाम में अमूमी तौर पे इतना टाइम नहीं होगा कि आप लीगल प्रोविजन भी लिखें, तो ज्यादा अहम क्या होगा? डिसीजन एंड बेसिस। लीगल प्रोविजन किसी भी केस स्टडी में आपके लिए ऑप्शनल है, चाहे लिखें चाहे ना लिखें। हमने लिख दी है ताकि आपको सोल्यूशन पढ़ते हुए आसानी रहे, आपके लिए ऑप्शनल है, लेकिन डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन लिखना मस्ट है। जी मेरे भाई, सर इनमें डिफरेंस क्या है सर, लीगल प्रोविजन और बेसिस ऑफ डिसीजन? लीगल प्रोविजन होता है वो कंसेप्ट जो आपने रट्टा लगाया हुआ है, और डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन में केस स्टडी के फैक्ट्स को डिस्कस किया गया होता है। केस स्टडी के फैक्ट्स को डिस्कस किया गया होता है, यानी रेलिवेंट लीगल प्रोविजन आपके कंसेप्ट का रट्टा होता है, जो आप बता रहे होते हैं कि ये केस इस असूल के मुताबिक सॉल्व होगा। असूल लिखते हैं जो हमने पढ़ा होता है किताब में। और डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन क्या होता है? वो जो केस स्टडी उसने एग्जाम में दी है उसका सॉल्यूशन। तो ज्यादा अहम क्या है भला? सॉल्यूशन। ठीक है, तो डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन लाजमी है। जो रेलिवेंट लीगल प्रोविजन आपको आइंदा भी नजर आएगी वो क्या है? ऑप्शनल, अंडरस्टैंडिंग ले, चाहे अपने सॉल्यूशन में लिखें चाहे ना लिखें, वो आपकी मर्जी है। हेडिंग्स रिकमेंडेड है, लाजमी नहीं है। हेडिंग्स रिकमेंडेड है, दे दे तो अच्छी बात है, प्रेजेंटेशन इंप्रूव होती है, लाजमी नहीं है। लीगल प्रोविजन लिखने से एक्स्ट्रा इम्पैक्ट कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। मेरा मशवरा ये है कि लिखना ज़रूरी ना लिखें, लेकिन शुरू में अगर आप लिखते हैं ना तो चले अच्छा है, प्रैक्टिस आपकी बन जाएगी, बाद में सिर्फ जहन में आ जाया करे काफ़ी है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हर टीचर की ना अपनी प्रैक्टिस, जैसे हर डॉक्टर की अपनी प्रैक्टिस होती है ना, हर टीचर की अपनी प्रैक्टिस होती है। अगर आपके कोई बैचमेट्स किसी और टीचर से पढ़ते हैं और वो ये कहें कि जी रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिखना रिक्वायर्ड है, जो कि एक ज़माने में रिक्वायर्ड होता था, अब भी लिखना चाहिए, तो आपने किसको फॉलो करना है? आपने अपना,
लेकिन उसको भी क्या कहना है कि वो भी अपने टीचर को फॉलो करे, क्योंकि हर टीचर की जिम्मेदारी होती है। अब अल्लाह ताला ने मेरे से हिसाब लेना है उन स्टूडेंट्स का जो अल्लाह ताला ने मेरे पास भेजे हैं। जो स्टूडेंट मेरे पास नहीं आए हैं उनका मैंने हिसाब नहीं देना, ठीक है। आपको अगर मैं कोई गलत खुदा ना पढ़ा देता हूँ तो वो मेरी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। तो असूल क्या है कि जिस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हो उसकी वो जो परहेज बताए या जो कहे वो मानना है, और जिस टीचर के पास आप गए हैं उसकी बात मानना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 7। अच्छा ऐसा करते हैं क्वेश्चन 7 आप कल पे रख लेते हैं, हाँ कल कर लें। अभी ज़रा थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कंसेप्ट के ऊपर थोड़ा टाइम लगा लें हम। क्वेश्चन 7 इंशाल्लाह हम कल करेंगे। वैसे भी क्वेश्चन 7 में भी अगर आप देखें ना इसके मार्क्स कितने हैं। पुराने वाला क्वेश्चन जो है ना अब तो आप बंद कर दिया मैंने, आपके पास किताब अगर खुली होगी तो जो अभी क्वेश्चन हमने किया ना आफ्ताब वाला, ये पुराना क्वेश्चन था। इसके नंबर कितने थे? 4। जो अभी हम कल करेंगे ना अब ये DHA वाला, ये 2 नंबर है। लेकिन अगर आप देखें क्वेश्चन की लेंथ तकरीबन उतनी है, जिस हमें क्या पता चलता है कि रिसेंट वाले जो क्वेश्चंस है ना ICAP की अप्रोच चेंज हो गई है। अब ICAP वही केस स्टडी उसी लेंथ की कम मार्क्स के साथ टेस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है जो मटेरियल हम उसे 4 नंबर की केस स्टडी में देते थे, अब अगर वो वही केस स्टडी 2 नंबर के साथ दे रहा है तो हम भी उससे वो सारी चीजें प्रेजेंट नहीं करेंगे जितनी के 4 नंबर के साथ करते थे। क्लियर हुई है बात? तो मुझे याद आ गया फॉर्म में ना हमारे एक सीनियर हुआ करते थे, सीनियर मैनेजर। वो सीनियर मैनेजर थे तो अमूमी तौर पे ना वो ज़रा फारग ही बैठा करते थे। मैनेजर था, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। तो उनका एक दोस्त था, हम तो कुछ नहीं कह सकते थे, हम जूनियर थे। उनका एक दोस्त था, वो आके उन्हें कहने लगा भाई तो सारा दिन फारग बैठा रहता है, तो शर्म नहीं आती, काम शाम नहीं करता। तो उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बंदा ना जहन में बैठ जाती है। तो जो हमारे सीनियर ने जवाब दिया ना वो मेरे जहन में बैठ गया। उन्होंने कहा भाई बात सुन, जितनी मुझे तनख्वाह मिलती है ना उसमें इतना ही काम हो सकता है, जितनी तनख्वाह उतना ही काम। ये असूल आपने भी याद रखना है, जितनी तनख्वाह उतना काम, यानी जितने मार्क्स उतना सोल्यूशन। 4 नंबर के साथ जब ICAP पूछता था हम उसको ज्यादा चीजें देते थे, रेलिवेंट लीगल प्रोविजन भी दे देते थे, लेकिन मार्किंग स्कीम को देखते हुए लेकिन जब वो वही क्वेश्चन अब 2 नंबर के साथ पूछेगा तो भैया 2 नंबर तनख्वाह दो तो फिर काम भी दो जितना ही। एग्जामिनर कमेंट्स भी यही कहते हैं और मार्किंग स्कीम भी यही कहती है, ठीक है। तो जितनी तनख्वाह उतना का। इसीलिए अब चूंकि नंबर कम और केस स्टडीज बड़ी हो जाती हैं, केस स्टडी बड़ी हो गई, नंबर कम हो गए, हमने भी अपने सोल्यूशन को वो पुरानी अप्रोच के मुताबिक ही रखे कि हमारा सोल्यूशन भी, टेक्निक भी रिवाइज होनी चाहिए। ICAP की टेस्टिंग स्टाइल रिवाइज हो गया, मार्किंग स्कीम रिवाइज हो गई, क्या हमारा तरीकाकार पुराना होना चाहिए कि चेंज होना है? और जितनी जल्दी चेंज हो जाए उतना बेहतर है। तो इसीलिए वो रेलिवेंट लीगल प्रोविजन अब रिक्वायर्ड, लेकिन आपके लिए मैं ऑप्शनल करार दे रहा हूँ, क्योंकि शुरू में ना लिख लेना तो तसल्ली हो जाती है, अच्छा ये इसके मुताबिक करना है, कंसेप्ट लिंक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट स्टडी करते हैं। कंसेप्ट है एसेंशियल्स ऑफ ऑफर एंड प्रपोजल। ये पढ़ रहे थे, उसमें एक कंसेप्ट रह गया था, क्या? इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट ऑफर। आप दोस्त के साथ गए, आपने कहा यार सारा दिन लेक्चर लिए हैं, अब ज़रा फ्रेश हो जाते हैं, जाओ चाय पीने के लिए चलते हैं। ढाबे पे गए, वहाँ पे रेट लिस्ट लिखी हुई थी कि चाय 40 रुपये कप, दूध पत्ती 60 रुपये कप। आपने कहा कि भाई दूध पत्ती ले आ 2 कप। उसने कहा, जो होटल वाला था, सर दूध तो ख़त्म हो चुका है, चाय नहीं है। आपने कहा नहीं मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूँगा। परेशान हो गया, सर क्या केस करेंगे? तुमने जो रेट लिस्ट लगाई हुई है ये कि 60 रुपये का कप है, ये तुम्हारी तरफ से ऑफर है। मैंने जब 2 कप चाय का ऑर्डर दे दिया, ये मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस है, ये मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस है। अब चूंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो आपने चीजें डिलीवर करने से इनकार कर दिया, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं तो आपके खिलाफ केस करूंगा। आपने ये कहा। उसने कहा अच्छा सर जी आप CA कर रहे हैं ना? बड़ा आपने कहा हाँ। कैफ 4 पढ़ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। हाँ चैप्टर 2 पे है ना? हाँ बिल्कुल।
मैंने कहा चैप्टर 2 अभी पूरा नहीं ना पढ़ा। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कहा मैंने भी पूरा नहीं पढ़ा था। तो आपने कहा शुक्र है पहले बता दिया भाई, हम पहले से प्लानिंग कर ले, अब तो हम फौरन जाके पूरा पढ़ते हैं। जब हमने कंसेप्ट खोला तो एंड पे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था इस कंसेप्ट में कि इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट ऑफर। हमने कहा अभी तक तो हम दुनिया में यही पढ़ते आए हैं कि ऑफर होती है, एक्सेप्टेंस होती है, ये एक इनविटेशन टू ऑफर भी है, ये क्या चीज है? उसने कहा इनविटेशन टू ऑफर है जब कोई पार्टी जिसने कोई चीज बेचनी होती है वो उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करती है। जब कोई पार्टी किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करती है कि ये चीज है, ये प्राइस है, जिसको खरीदनी हो हमारे से राबता करें, ये इंफॉर्मेशन सर्कुलेशन होती है, ये ऑफर नहीं होती, ये इनविटेशन टू ऑफर है। इसमें जो पार्टी रिस्पॉन्ड करेगी वो ऑफर दे रही है, और जब जो जिसने इंफॉर्मेशन सर्कुलेट की थी वो उस ऑफर के नतीजे में इसको एक्सेप्ट कर लेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। नहीं बात समझ आई? नहीं, एग्जाम्पल से समझाते हैं। ये लॉ ने हमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए हैं। पहली एग्जाम्पल, पहले एडवर्टाइजमेंट आर सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। लॉ ये कहता है बाज़ का ऐसा था आपको ईमेल में आ गया बुक पब्लिशर की तरफ से कि ये बुक हमारे पास अवेलेबल है, ये प्राइस है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आज ही ऑर्डर नोट करवाइए। ये जो इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हुई है ये इनविटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है। क्या है? आपने जो उसे फोन करके या जवाब में ईमेल करके कहना मुझे ये बुक भेज दीजिए, ये ऑफर है। अब उस बंदे की मर्जी है, चाहे इस ऑफर को एक्सेप्ट करे चाहे रिजेक्ट करे। समझ रहे हैं? इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट ऑफर। तो जो इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होती है ये क्या होती है? सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा बहुत सी कंपनीज ने अपनी प्रोडक्ट्स और उसकी रेट लिस्ट बना के एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं। ये सारी एडवर्टीजमेंट जो सोशल मीडिया पे हो, इलेक्ट्रॉनिकली हो, ईमेल के जरिए से हो, ये क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। जो रिस्पॉन्ड करेगा कस्टमर वो ऑफर है, वो चाहे एक्सेप्ट करे चाहे ना करे। आई कि आपने केस स्टडी में पूछ लिया कि वो एक केक के बारे में, केक बनाने वाली कंपनी ने एडवर्टीजमेंट दी कि 2 पाउंड का स्पेशल ऑफर है, 2 पाउंड का केक जो है वो हम 3000 की बजाय 2500 में दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है तो आज ही राब्ता कीजिए। वो उधर राब्ता कर लिया एक कस्टमर ने, उन्होंने कहा केक खत्म हो गए। बताइए क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है केक वाली कंपनी की तरफ से? कस्टमर ने कहा आपने मुझे ऑफर दी थी, मैंने ऑर्डर नोट करवाया, मेरी तरफ से ये एक्सेप्टेंस है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं। जो कंपनी की तरफ से सर्कुलेशन हुई थी वो क्या थी? इनविटेशन। ठीक है, जो कस्टमर की तरफ से आई ऑफर। कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया तो ये क्या है? रेवोकेशन ऑफ ऑफर। कुछ समझ आए? चलिए एक और एग्जांपल, ये भी ये सारी एग्जांपल्स ही हैं। गुड्स डिस्प्लेड इन स्टोर विद प्राइस टैग। स्टोर में गुड्स डिस्प्ले कर दी प्राइस टैग के साथ। जैसे आप स्टोर में गए, डिपार्टमेंटल स्टोर में, वहां पे आपने देखा वहां पे शैम्पू थे, साबुन, कुछ इस तरह की चीजें उन्होंने टैग की हुई थी और उसके साथ प्राइस लिखी हुई थी। ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर पे चीजें उन्होंने सजाई होती है ना प्राइस टैग के साथ, ये इनविटेशन टू ऑफर होती है, ऑफर नहीं है। ये सारी एग्जांपल आपके सामने जो है ना इनविटेशन टू ऑफर की एग्जांपल है, 4-5 जो लिखी हुई है। आपने जब वो पिक किया उस प्रोडक्ट को और काउंटर पे लेके गए, ये आपकी तरफ से ऑफर है। जब डिपार्टमेंटल स्टोर ने उसे रखा था, स्टॉक रखा हुआ था डिस्प्ले पे, वो इनविटेशन टू ऑफर थी, ऑफर नहीं। कस्टमर ने जब उसको पिक किया, काउंटर पे लेके गया, ये कस्टमर की तरफ से ऑफर है। अब कैशियर बैठा था, कैशियर ने कहा सर ये फॉर सेल नहीं है, ये स्टॉक खत्म हो चुका है। बताइए क्या ये रिजेक्शन ऑफ ऑफर है या कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो भी हुआ ही नहीं, उसने ऑफर स्टेज पे ऑफर कर। कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब वो काउंटर क्लर्क उसको स्कैन करता है, बिल निकाल के आपके सामने रखता है, फिर वो उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस है। अगर उसने स्कैन नहीं किया तो फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं है। कुछ बात समझ आई?
इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एडवर्टीजमेंट की जाती है कि कुछ चीज़ें ऑक्शन के ज़रिए से बेची जाएंगी। ये इनविटेशन टू ऑफ़र है, यानी होता है ना 30 तारीख को बज़रिया नीलामी इस सामान को नीलाम किया जाएगा, ख्वाहिशमंद हजरात 30 तारीख को मौजूद हों मौका पे। अब जो लोग वहाँ पे गए, पता चला नीलामी कैंसिल हो गई, तो लोगों ने केस कर दिया कंपनी के ऊपर कि हमारा आने जाने का खर्चा दीजिए, क्योंकि आपने अखबार में जब इश्तिहार दिया था ना, तो या उनका कहना यह था आपकी तरफ से ऑफर थी, हमारा आ जाना, हमारी तरफ से एक्सेप्टेंस का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो बताइए नीलामी की चीज़ें बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब वो ताजिर हजरात नीलामी में पहुंच जाते हैं, या जब वो 10,001, 10,002, 10,003 के साथ वो हैमर जो है वो स्ट्राइक करता है, हैमर स्ट्राइक करता है, तब कॉन्ट्रैक्ट होता है। अखबार में इश्तिहार देना इन्विटेशन टू ऑफर है, ताजिरों का जाना उधर ऑफर है, वो जो उधर करें 10,000, 12,000, 15, ये ऑफर होती है उनकी तरफ से। और फिर जब वो एक्सेप्ट कर लेता है, ऑक्शनर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस स्टेज पे। समझ रहे हैं? इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट ऑफर, ये सारी इन्विटेशन है। ए नोटिस दैट गुड्स विल बी सोल्ड आर परचेज बाय टेंडर। बड़ी बड़ी कंपनीज ने जब कोई चीजें खरीदनी होती है ना, वो टेंडरिंग के जरिए से खरीदती हैं। टेंडरिंग में होता है कि अखबार में इश्तिहार दिया जाता है कि हमें ये चीज 100 टन की क्वांटिटी में चाहिए, जो हमें सप्लाई करना चाहता है अपनी अपनी कोटेशन भेजे। यहाँ पे गैस कीजिए, जो कंपनी ने टेंडर अखबार नोटिस दिया, टेंडर नोटिस अखबार में, वो ऑफर है कि इन्विटेशन टू ऑफर? शाबाश, इन्विटेशन टू ऑफर। जो कंपनीज ने बिड सेंड की वो ऑफर है। क्या लाजिम है हर बिड को एक्सेप्ट कर ले कंपनी? जिसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जिसकी मिनिमम थी वो एक्सेप्टेंस है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ऐसा नहीं है कि हर कोटेशन भेजने वाला कहे आपने जो टेंडर दिया था वो ऑफर था, मैंने कोटेशन भेजी है, मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस है। नहीं भाई, जो टेंडर था वो इन्विटेशन टू ऑफर थी, जो कोटेशन भेजी वो ऑफर है। ठीक है? और जो कंपनी ने उनमें से लिस्ट बना के जिस एक को एक्सेप्ट कर लिया वो एक्सेप्टेंस है। तो क्लियर हुआ? एसेंशियल्स ऑफ ऑफर या प्रपोजल में लास्ट एसेंशियल क्या था जो कल हम स्टडी नहीं कर सके थे? कि इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। क्लियर जी? चलिए, कोई क्वेश्चन हो इस बारे में? अच्छा, अब हमारा टाइम तो तकरीबन कंप्लीट हो गया है। एसेंशियल्स में आज नहीं पढ़ा रहा, लैप्स या रेवोकेशन ऑफ ऑफर, सॉरी, लैप्स या रेवोकेशन ऑफ ऑफर पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह कल। अच्छा, आज के लिए इसका मतलब है फिर आपकी असाइनमेंट कोई नहीं है, आज के लिए आपकी असाइनमेंट कोई नहीं, लेकिन आपने जो प्रीवियस कंसेप्ट पढ़े हैं उसको याद कर लीजिएगा, याद साथ साथ कर लीजिएगा। ठीक है? जो असाइनमेंट लिखी है वो आज आपकी कोई नहीं है। अच्छा, इसी तरह जब कभी लेक्चर प्लान हमारा चेंज, मैं ना डेली बेसिस पे आपका जो फिजिकल ग्रुप है ना, उसमें जो कुछ पढ़ा है वो शेयर कर दिया करूंगा, ताकि बाज़ औक़ात क्वेश्चन में अगर कोई कंसेप्ट रह गया है तो उसकी असाइनमेंट में से भी निकल जाना चाहिए वो क्वेश्चन, तो वो आपको जो ग्रुप में भेजी जाएगी वो रिवाइज, वो फाइनल हुआ करेगी। डिसीजन एंड बेसिक डिसीजन की हेडिंग अलग अलग दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा हेडिंग ना दे, सिर्फ रेलिवेंट लीगल प्रोविजन अगर देना चाहे तो दे दे, वरना डिसीजन बेसिक दे सकते हैं, कि प्रॉब्लम नहीं है जी। क्या बुक सीनियर से ले लें? अगर तो सीनियर ने पेपर अभी दिया हुआ है ना, ना लें उससे, क्योंकि रिजल्ट आने पे वो आपसे वापस मांग सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आप फ्रेश स्टूडेंट है तो बेहतर ये होता है कि आप नई बुक लीजिए, फ्रेश स्टूडेंट है। हाँ, अगर आपने प्रीवियस सेशन में पढ़ा हुआ है उस बुक से और आपकी अपनी बुक है, फिर वही यूज़ करें पुरानी वाली, फिर नहीं ना ले, फिर आपके लिए वो वाली बेहतर है। आपने पिछले सेशन में लॉ पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना, इस फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो नई बुक लेनी चाहिए आपको। ठीक है जी? बुक अभी नहीं है, अभी 2 से 3 दिन में आ जाएगी, पब्लिशिंग के लिए भेज दिया, 2 दिन हो गया, 4 दिन वो लेता होता है पब्लिशर। सिलेबस में चेंज नहीं है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो आप चल सकती है, चलाना चाहे तो वो चल सकती है, लेकिन जैसे मैंने बताया ना, सिलेबस में चेंज ना भी हो ना, कुछ टेस्टिंग स्टाइल चेंज हो जाता है, कुछ टॉपिक्स की सिग्निफिकेंट चेंज हो जाती है, टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें हैं जो शायद आप बहरहाल समझ लेंगे आप भी, तो वो चेंज हुई हैं। इसीलिए अगर आपने फर्स्ट टाइम पढ़ना है ना,
तो फ्रेश बुक ही बेहतर। हाँ, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है उस किताब से, फिर जो पहले वाला एडिशन आप करिए वो बेहतर है, फिर नया वाला बेहतर नहीं है, फिर पुराने वाला बेहतर है, क्योंकि आपने उससे पढ़ा हुआ है, उसके ऊपर नोटिंग किया हुआ है, लिखा हुआ है, वो बड़ी अहम चीज़ें हो जाती हैं। फिर उसको यूज़ करें जी। हाँ ठीक है, ये जनरल ऑफ बिल्कुल, जो अखबार में इश्तिहार दिया कि हमने ये करनी है, ये ऑक्शन करना है, कोई भी आना चाहे तो आ सकता है, तो उसका मतलब इसमें कोई भी आ सकता है। ये इनविटेशन टू ऑफर सबके लिए है, कोई भी आना चाहे आ सकता है। नहीं, वैसे ऑफर नहीं है सर। नहीं, ये ऑफर नहीं है, ये ऑफर नहीं, ये जनरल तो है, ऑफर नहीं है, ऑफर नहीं है। हर जनरल चीज ऑफर थोड़ी होगी, ऐसे तो ना हो रहा है जी। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।